हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो हम डेंसिटी से शुरू करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक डेंसिटी इन आवर प्रीवियस क्लास ऑल्सो। तो पहले हम उसी को रिकैप करते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कर रहे थे तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कोई मास है और उसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसा है। तो बस वही डेंसिटी होती है। तो अगर हम हर एक ऑब्जेक्ट के मास, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो इट हैज़ अ सर्टेन मास एंड इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। सो इन दोज टर्म्स वी डिफाइन डेंसिटी। तो डेफिनेशन जो है अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें समझेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि डेंसिटी होती क्या है। तो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की, मान लो एक सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है, से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक है। दो अलग अलग हैं, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अलग बना देते हैं, कुछ ऐसा कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अलग अलग है, ए है बी है, ठीक है। अब दोनों के मासेस जो हैं वो इक्वल हैं। मान लो ये भी m है इसका मास और इसका मास भी m है, ठीक है। सो मास इज इक्वल टू m इन बोथ द केसेस, राइट, बट दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। तो जितना स्पेस ये A ऑक्यूपाई कर रहा है उतना स्पेस उतना स्पेस ऑब्जेक्ट B ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो से मेरे पास ये पेन तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम जैसे हो गए। सो लेट मी टेक टू डिफरेंट बुक्स, ठीक है। तो मान लो दो अलग अलग, एक आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है, और एक है आपकी फिज़िक्स की बुक। तो दोनों को अगर आप देखो तो से दोनों का मास जो है वो सेम है, या मैथ फिज़िक्स की बुक और फिज़िक्स की नोटबुक ले लो तो दोनों का मास सेम है, लेकिन जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट कैन बी डिफरेंट, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो उनका मास इक्वल हो सकता है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। कि मान लो ये है ऑब्जेक्ट A, दिस इज़ ऑब्जेक्ट B, ठीक है। दोनों का ही जो वॉल्यूम है दैट इज़ सेम, से V वॉल्यूम है दोनों का, लेकिन इन दोनों का मास अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट बेसिक था जो मैं आपको बता रही थी। इनको थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ से समझते हैं, ओके। तो अब देखो, पहली एक्टिविटी है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनका मास तो इक्वल है लेकिन वो उनका वॉल्यूम अलग है, मतलब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो अलग है। तो इसके लिए ना हमने बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लिया है। हमने लिया है एक आयरन का वेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आयरन वेट लिया है जो कि 1 kg का है, और दूसरा हमने शुगर ली है जो अगेन 1 kg है। तो दोनों ही 1-1 किलो है, मतलब ऐसे समझ लो कि 1 किलो आयरन लिया है और 1 किलो शुगर ली है, राइट। और जो हमारा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बुलाते हैं हम इसे, क्लास 6 में पढ़ा है हमने। सो दिस इज़ बीम बैलेंस। तो हमने क्या किया कि बीम बैलेंस के दोनों तरफ जो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स पे, दोनों पैन्स पे, एक में हमने आयरन रख दिया और एक में हमने शुगर रख दी। दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल मास के हैं, दोनों 1-1 kg ही हैं। लेकिन अब बीम बैलेंस में आप क्या देखोगे कि ये जो हमारी नीडल है ना, ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कि वेट तो सेम है दोनों का, लेकिन अब अगर आप स्पेस ऑक्यूपाई करता हुआ देखोगे तो आयरन का जो आयरन एक वेट लिया था हमने, वो आयरन वेट
कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपेयर टू शुगर। वेट तो सेम था, ठीक है, मास तो सेम है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि अब अगर मैं 1 किलो का आयरन का वेट ले लूं और एक तरफ मैं कॉटन ले लूं 1 kg, तो आप देख रहे हो ना कॉटन कितनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो आयरन है ना, आयरन के बीच में जो एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, तो उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है। वहीं पर अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो ये बात समझ आ गई यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ें, हम आगे पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। कैसे? हमने यहाँ पर ना कोई भी हम 4 चीज़ें ले लेंगे, 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे और इन सब को जो है हम क्यूब की शेप में लेंगे जिनका जो साइज़ है दैट इज सेम, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? ये सेम साइज के होंगे, करेक्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस में, दिस इज आवर केस नंबर 1, इसमें हमने क्या किया कि 2 क्यूब्स लिए, एक क्यूब था आयरन का और एक क्यूब था एल्यूमिनियम का। दोनों ही बिल्कुल सेम साइज के हमने ले लिए, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्यूब क्या होता है? क्यूब अगर देखें तो इसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सेम साइज़ के दोनों ही क्यूब्स ले लिए हैं और अब हमने अगेन इनको बीम बैलेंस पे रख दिया। अब आप क्या देखोगे कि हमारा जो बीम बैलेंस है ना, वो उसकी जो नीडल है ना वो इक्वल पे अलाइन नहीं होगी, वो बेंड हो जाएगी या फिर झुक जाएगी टुवर्ड्स द आयरन। तो इसका मतलब क्या हुआ? Although the space occupied by both the substances are same, लेकिन masses are different, ठीक है, मास अलग अलग हैं। इसका मतलब कि आयरन जो है, आयरन इज हैवियर, ठीक है। एक और देखते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि आयरन को ग्लास से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब एक तरफ एल्यूमिनियम रख दिया, एक तरफ ग्लास रख दिया, दोनों को बीम बैलेंस पे रख दिया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें फिर से वही काम करना है, हमें देखनी है अपनी नीडल। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी नीडल है ना वो एल्यूमिनियम की तरफ एकदम टिल्ट हो गई है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन दिस केस एल्यूमिनियम इज heavier as compared to the glass, so glass over here is lighter। तो हमने तो सेम साइज़ की दोनों चीज़ें ली थी, लेकिन यहाँ पर भी ये बात समझ आई कि एक का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन, ठीक है, वेरी गुड। और देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्यूमिनियम को वुड से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ ग्लास लिया, एक तरफ वुड ले लिया, अब फिर से बीम बैलेंस पे रखा तो हमने देखा कि अब जो नीडल है वो ग्लास की तरफ झुक गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो बोथ ऑफ देम हैज़ इक्वल वॉल्यूम्स, लेकिन मास जो है वो ग्लास का ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल था। चलो और समझते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा लिक्विड्स के केस में जाएंगे। तो हम ना 2 टम्बलर लेंगे और दोनों जो टम्बलर हैं ना हमारे वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, मतलब, ठीक है। तो मतलब जो भी आपका ग्लास का सेट है ना, ग्लास के सेट में से 2 एक जैसे ग्लास निकाल लो, ठीक है। अब उन दोनों ग्लास को पहले तो इस बीम बैलेंस पे रख के चेक कर लो कि भाई दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, मतलब दोनों का जो मास है वो सेम है, ठीक है। क्योंकि हमें ग्लास का मास नहीं चेक करना है, हमें अपने लिक्विड का चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक में हम डाल देंगे मिल्क और एक में हम डाल देंगे वाटर। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब दोनों को ही बीम बैलेंस पे रखेंगे एक एक तरफ, तो हम देखेंगे कि जो नीडल है वो मिल्क वाले पैन की तरफ टिल्ट हो चुकी है। इसका मतलब मिल्क जो है, सेम अमाउंट ऑफ मिल्क से 50 ml मिल्क जो है इसको हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके लेंगे और इस ग्लास में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 ml मिल्क डाला है, यहाँ पर हमने 50 ml वाटर डाला है, मतलब क्वांटिटी दोनों में हमने सेम ली है, लेकिन फिर भी हमें ये ऐसा बता रहा है कि ऑल्दो यू हैव टेकन द सेम वॉल्यूम्स बट द मास
of milk, the glass of milk is more as compared to the mass of what? Mass of this water. ठीक है, तो इससे अब हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि हो सकता है कि दोनों ही जो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं वो सेम मास के हों, लेकिन उनका वॉल्यूम अलग हो सकता है दोनों का वॉल्यूम हम सेम लें लेकिन उनका मास फिर भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहीं से निकल कर आती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिफाइन डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। सो मास of the unit volume of that substance, that is, you just remember this. ठीक है, so density is equal to mass by volume. तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होना चाहिए क्योंकि अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो अगर SI यूनिट्स की बात करें तो मास इज kg एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर जो SI यूनिट हुआ दैट इज द SI यूनिट इज गोइंग टू बी kg पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर हम CGS टर्म्स में बात करें सो इट इज़ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज़ SI दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो इसको kg सेंटीमीटर ऐसे मीटर नॉट सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आप समझते हैं SI और CGS यूनिट्स ऑफ डेंसिटी में कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कनेक्शन ना आए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो इस कनेक्शन को यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो हमें पता है कि 1 kg जो है वो कितने ग्राम्स का होता है, सोचो वो होता है 1000 ग्राम्स का। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे? That is 1 gram is equal to 1 by 1000 kg। तो बात सेम हुई कि नहीं हुई? गुड। अब दूसरा यूनिट क्या है? मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखूँ या बाहर रखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये 1 मीटर क्यूब ऐसे ही आएगा। और अगर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो फिर से शफल करें, जो हमारे यूनिट्स हैं उनको लेफ़्ट राइट करें। तो यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 ओवर जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं दैट इज़ 6 ज़ीरोज़, राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इजी है ना समझना, कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं। अब हमने क्या बोला है कि हमने ये दोनों तरह से निकाल लिए। ठीक है, तो यही है kg पर क्यूबिक मीटर एंड ग्राम पर क्यूबिक, नॉट मीटर्स बट सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सी थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इसको रेड कलर से लिखेंगे। सो इट इज़ सेंटीमीटर्स, राइट। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमें इनको सॉल्व करना है। सो इट इज़ 1 ग्राम ओवर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा? सो 1 ग्राम इज़ हाउ मेनी किलोग्राम्स? इट इज़ 1 by 1000 किलोग्राम्स ओवर 1 by 6 ज़ीरोज़। कितनी ज़ीरोज़? 6 ज़ीरोज़ क्यूबिक मीटर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 ग्राम ओवर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ डिनोमिनेटर था तो यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर था तो ये नीचे जाकर यहाँ का यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन में। सिंपल मैथ्स, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको नीचे लेकर आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 ज़ीरोज़ कट गई, तो इसका मतलब है 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर
क्यूबिक मीटर्स, पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो हमने लास्ट में निकाला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप देखोगे कि ये जो कन्वर्जन्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, और फाइनली ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिकली अभी इस लेवल पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये पूरी कन्वर्जन कैसे करते हैं और कैसे हुई है। आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना, फोर्थ टाइम आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ सेशन है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करेंगे। कल भी मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जन्स को सॉल्व करो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। अब आता है कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि मास ऑफ आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी 78 ग्राम्स, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है कि गिवन लिखना है, तो हमें यहाँ पर आयरन की डेंसिटी निकालनी है। तो हमें बोला है मास जो है दैट इज m इज 78 ग्राम्स, और जो वॉल्यूम है दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? सो इट इज मास बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा 78। अब देखो दोनों ही यूनिट्स, अच्छा इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दो तरह के यूनिट्स किए हैं, SI एंड CGS, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में SI यूनिट होता है kg पर क्यूबिक मीटर और CGS होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, पहले आपको देखना है कि जो यूनिट्स है ना वो सेम सिस्टम के होने चाहिए, या तो दोनों CGS हों या दोनों SI हों, और उसके बाद कि आपसे आंसर किस फॉर्म में पूछा गया है, क्या वो CGS में पूछा जा रहा है या वो SI में पूछा जा रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखो, ये तो हम फर्स्ट टाइम डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना बहुत सिंपली इन्होंने हमें सब कुछ CGS में दे के रखा है और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर, और ये किस में है, ये CGS यूनिट्स में है, ठीक है। वेरी गुड। एक और करते हैं, द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। तो मतलब मास 1 ग्राम है और वॉल्यूम क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें डेंसिटी निकालनी है वाटर की। सो इट विल बी m/v। सो m इज 1 ग्राम, v इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस चीज़ से ना हमें एक और कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है ना, वो उसके वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे के चेंज होने से या साइज़ के चेंज होने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑन द शेप। करेक्ट? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स होती हैं ये, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की स्टेट्स नहीं हैं, दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों होगी? हमने पढ़ा था, मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, उनके बीच में स्पेसेस बढ़ने लगते हैं और डेंसिटी कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दे ऑल एक्सपैंड ऑन हीटिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ वाटर। करेक्ट। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद एनी चेंज इन शेप और साइज। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि शेप और साइज के चेंज होने से डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। तो जब भी हम रेगुलर सॉलिड्स की बात करते हैं ना, तो डेंसिटी को डिटर्मिन करना इज़ वेरी सिंपल। कैसे? हम सिंपली डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ D इज इक्वल टू m/v। सो m इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस
right? And V is the volume of substance. Am I clear? बात समझ आ गई है? ओके, तो ये हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम आते हैं इर्रेगुलर सॉलिड्स पे। फिर से आप पिक्चर देख रहे होंगे, आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने कल भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे हम वॉल्यूम निकालने के लिए। तो एग्जैक्टली डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो हमें बस वही सिंपल अपने सेटअप का यूज़ करके हमें वॉल्यूम निकालना है और हमें डेंसिटी निकल जाएगी। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले मास को चेक करेंगे। मास को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना बीम बैलेंस का यूज़ करेंगे, किसी भी मेजरिंग स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, किसी का भी यूज़ करेंगे और हम मास निकाल लेंगे। अब क्या चाहिए? दूसरी चीज़ चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सेम, एक हम बीकर लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे और हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी V1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड से उस इर्रेगुलर सॉलिड को सस्पेंड करेंगे इनटू दिस लिक्विड एंड नाउ वी विल find out the reading and that reading will be what? That reading will be V2. So this is initial volume of water and this is final volume of water, ठीक है। तो बात समझ आ गई, बात क्लियर हो गई। तो अब V1 V2 आ चुके हैं, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम जो हमें चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज गोइंग टू बी V2 माइनस V1, करेक्ट। तो जो भी वैल्यू V2 की आई है उसमें से V1 को निकाल दो, सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ आर इरेगुलर सॉलिड। एंड नाउ वी विल पुट मास एंड वॉल्यूम की जो हमारे पास फिगर्स हैं उनको हम इस फॉर्मूला में डालेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ दैट इरेगुलर सॉलिड। अब देखो सॉलिड का निकाल लिया, अब यहाँ पर लिक्विड का निकालना भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिक्विड कैसे करेंगे सोचो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक एम्प्टी बीकर लेंगे और इसका मास निकालेंगे यूजिंग बीम बैलेंस एंड लेट दिस मास इज M1, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और इस मेजरिंग सिलेंडर में से हम 50 ml मिल्क डाल के मेजर कर लेंगे। नाउ वी विल ट्रांसफ़र दिस 50 ml ऑफ मिल्क इनटू दिस एम्प्टी बीकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मिल्क डालने के बाद इसका फिर से हम इसका बीम बैलेंस है, इसके मास को मेजर करेंगे, सो इट विल बी से M2। तो जो हमारा फाइनल मास आएगा, सो दैट विल बी M2 माइनस M1, राइट। अब क्या करना है, से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज जो हमने वॉल्यूम लिया है, सो दैट इज़ 50 ml। तो 50 ml को अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में करेंगे, सो इट विल बी 50 cubic centimeters. So this is the volume of the milk, correct. So now what will be the density? Density is equal to mass by volume. तो अल्टीमेटली सब जगह हमने क्या किया, हमने मास को, वॉल्यूम को अलग अलग निकाला और फाइनली दोनों ही वैल्यूज़ को हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूला में डाल दी। तो अब नेक्स्ट एक और वेसल है जिससे हम किसी भी से इरेगुलर सॉलिड का हम एक वॉल्यूम निकाल सकते हैं एंड द नेम ऑफ दैट वेसल इज़ यूरेका कैन। तो ये बेसिकली प्लास्टिक या फिर ग्लास का एक ऐसा कैन होता है जिसमें ये स्पाउट होता है, ठीक है। तो वो राइम सुनी है छोटे बच्चों वाली, आई एम ए लिटिल टी पॉट शॉर्ट एंड स्टाउट, राइट। सो आई हैव अ स्पाउट, तो ये बस वही स्पाउट है, ठीक है। तो जो यूरेका वेसल होता है उसका एक डिफाइंड वॉल्यूम होता है कि मतलब उसमें सिर्फ इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा। सो दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। तो देखो करते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हमने यूरेका कैन लिया, उसको पानी से भर दिया, ठीक है। आप उसको फिल करते गए और जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ये फिल होने लग जाएगा तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और वो इस मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट होने लग जाएगा। तो हमारा क्या,
हमारा पर्पस क्या है कि जो इसमें पानी आता है हमें उतना ही फिल करना है, ठीक है। हमने फिल कर दिया, एक्स्ट्रा बाहर निकल गया, तो इस मेजरिंग सिलेंडर से जो भी पानी आया है, जितना भी कलेक्ट हुआ है, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब इसको प्रॉपरली ड्राई करके सुखा के वापस से यहीं पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब अपना सॉलिड लेंगे, जो इरेगुलर सॉलिड हमने लिया था हम सेम वही सॉलिड लेंगे। वी विल अगेन tie it with the thread, we will dip it inside the water। तो अब क्या होगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही वो पानी डिस्प्लेस करेगा और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जब पानी ड्रिप हो रहा है उसको होने दो, जब ये पानी डिप होके स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ पर इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब करना क्या है, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी थी। सो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास कैसे आएगा, तो इस सॉलिड को हम बीम बैलेंस पे रखेंगे और वहाँ पर हम इसका मास मेजर कर लेंगे। तो मास भी हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम भी हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। द नेक्स्ट वन इज द डेंसिटी बॉटल। तो डेंसिटी बॉटल जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसी ही एक बॉटल होती है जिसके ऊपर एक स्टॉपर होता है, ठीक है। तो एक ग्लास बॉटल है जिसके ऊपर एक ग्लास टॉपर है और इस ग्लास टॉपर में एक होल है। तो इस डेंसिटी बॉटल में ना एक अमाउंट ऑफ वाटर ही आता है, मतलब ना ज़्यादा, मतलब कम तो आ सकता है, बट अगर आप इसको पूरा फिल कर दोगे तो अगर इसमें एक्सेस वाटर होगा तो वो एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक अमाउंट ऑफ वाटर ही एक वॉल्यूम ऑफ वाटर ही इस डेंसिटी बॉटल में आता है। सो द डेंसिटी बॉटल इज स्पेशली डिजाइंड बॉटल विच इज़ यूज टू डिटर्मिन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपने इसको भर दिया लिक्विड से, अब स्टॉपर लगा दिया। अगर एक्सेस लिक्विड होगा इस बॉटल में तो वो यहाँ पर होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, मतलब ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपने अंदर नहीं रखेगी, ठीक है। डन, बात समझ आई। ओके, तो ये एक ऐसी बॉटल है जो कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में आती है। जैसे आप ये 50 ml देख रहे हो, कुछ 25 ml की बॉटल्स भी आती हैं। तो दीज आर द फिक्स्ड वॉल्यूम बॉटल्स, ठीक है। अब कैसे हम डिटर्मिन करते हैं इस डेंसिटी बॉटल का यूज़ करके किसी भी एक लिक्विड की डेंसिटी को, तो हमेशा एक फॉर्मूला जो हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं उसको हम एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले ये एम्प्टी बॉटल को लेना है और इस एम्प्टी बॉटल का मास ले लेना है यूजिंग द कॉमन बैलेंस, जो हम बीम बैलेंस भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एम्प्टी बॉटल का, जो एम्प्टी बॉटल है उसका मास ले लिया, ठीक है। सो से इट इज़ m1। अब क्या करेंगे, अब इस बॉटल में पानी फिल कर देंगे और उसका मास लेंगे, ठीक है। सो बॉटल फिल्ड विद, तो इसका मास क्या आ जाएगा, m2, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो लिक्विड लेंगे जिसका हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे, इस बॉटल को अच्छे से रिंस करके, ड्राई करके और बाहर से भी प्रॉपरली सुखा के अब हम इसमें वो लिक्विड फिल कर देंगे। सो से द लिक्विड, द अननोन लिक्विड फिल्ड इन बॉटल, ठीक है। तो जब हमने अननोन लिक्विड डाला, सो से मास आया m2, करेक्ट। तो इतना समझ आ गया, सॉरी नॉट m2 हमने यहाँ पर लिया है, इसको हम m3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना पानी इस बॉटल के अंदर है वो हमें बताएगा कि इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है। तो अगर इस बॉटल के अंदर से 50 ml वाटर आया है तो इसका मतलब कि इसकी जो इस
इस डेंसिटी बॉटल का जो वॉल्यूम है दैट इज 50 ml। बात क्लियर हो गई। तो अब हम लिक्विड की, जो हमारा अननोन लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सो द डेंसिटी ऑफ liquid, so density of liquid is going to be, what is the mass that was filled, that is m3। इसको हम empty bottle के मास से माइनस कर देंगे and divided by जो हमने उस बॉटल का मास लिया था जब हमने पानी डाला था, माइनस m1। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। से जब हमारी बॉटल एम्प्टी थी तो मान लो उसका जो m1 है हमारा, से वो 50 ग्राम्स था। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि जब हमने उसमें पानी डाल दिया तो वो हो गया से 70 ग्राम्स, और जो जब हमने उसमें लिक्विड डाला तो वो हो गया 90 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? सो m3 इज 90 माइनस 50 ओवर 70 माइनस 50 कितना आ गया? 40 ओवर 20। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आ गया? 2। तो हमने बोला था कि कितना यहाँ पर पानी भरा, कितना वॉल्यूम आया है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द मास ऑफ वाटर दैट इज कंटेन्ड इन इट। ठीक है, तो ये मतलब ये मास हो जाएगा हमारे अननोन लिक्विड का और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम। तो मास का जो यूनिट है दैट इज ग्राम्स, और जो वॉल्यूम है वो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। राइट, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आई होप ये आपको समझ आया है कैसे हम डेंसिटी बॉटल का यूज़ करके हम एक अननोन लिक्विड की डेंसिटी को का पता लगाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी जो दो कोई भी हमें गिवन सब्सटेंसेस हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज सिंपली द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कितना डेंसिटी है सब्सटेंस की, कितना डेंस है जो हमें गिवन सब्सटेंस है वो कितना डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या दी गई है ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आयरन। सो द डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो वो हम हमेशा वाटर की डेंसिटी के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो जो हमें डेंसिटी दी गई होती है किसी और सब्सटेंस की, उसको हम ऊपर रखते हैं और वाटर की डेंसिटी को हम नीचे रखते हैं। एंड नाउ वी विल जस्ट पुट these values। सो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो जो यूनिट है वो यूनिट से कट गया और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 7.8। तो आप देख रहे हो यूनिट यूनिट से कट गया है क्योंकि दोनों ही डेंसिटीज़ हैं, तो यूनिट यूनिट से कट गया। तो इसका मतलब है कि जो रिलेटिव डेंसिटी आती है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा नीचे आएगा। अब यहाँ पर एक कैच और है, जैसे यहाँ पर हमें क्या था, दोनों ही ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में हमें यूनिट्स दोनों ही सेम दिए गए थे। हो सकता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे कोई फॉर्मूला मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो वहाँ पर यूनिट्स अलग अलग हों, तो उस केस में सबसे पहला काम है आपका कि आपको यूनिट्स सेम करने हैं। ठीक है, तो पहले आपको कन्वर्जन करनी है, फिर आपको अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस दीज कन्वर्जन्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या बात की कि दो डेंसिटीज़ का रेशो जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो हम उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी लेते हैं। मतलब द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? क्यूब। हमने 3 साइड्स का क्या लिया है को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो वो किस में हम करते हैं? रिकॉल करो, हमने वॉल्यूम पढ़ा था। ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। सो विच मीन्स द मास ऑफ
द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज द डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मास आ गया। ठीक है, तो हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि relative density of a substance is the mass of 1 cubic centimeter of a substance over the mass of 1 cubic centimeter of water। ठीक है, एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, the mass of volume in cubic centimeter of substance over the mass of volume in cubic centimeters of water। इज दैट करेक्ट? तो इससे एक और डेफिनेशन निकल सकती है रिलेटिव डेंसिटी की, जो कि है रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये जो दोनों ही वॉल्यूम्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो उससे भी मास अलग अलग हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए। सो दैट इज़ अगेन अ रिलेटिव डेंसिटी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना हम जो डिवाइड कर रहे हैं, जो हम रेशो ले रहे हैं, वो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ मास है तो यहाँ भी मास है। अगर हमने डेंसिटी लिखा है तो ऊपर भी डेंसिटी लिखा है, नीचे भी डेंसिटी लिखा है। दिस मीन्स यूनिट्स विल कैंसल आउट और जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी किसी भी सब्सटेंस की उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। करेक्ट? ओके, अब how we are going to measure the relative density of a liquid using a density bottle। तो क्या करेंगे, बस वैसा ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल सेम ही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी बॉटल लेंगे और सबसे पहले इस डेंसिटी बॉटल का मास ले लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आएगा, मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल। तो वो क्या आ गया, हमने बीम बैलेंस का यूज़ करके या किसी भी एक सिंपल मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करके हमने मास निकाल लिया। देन वी विल फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर यूजिंग दिस डेंसिटी बॉटल। ठीक है, तो दैट विल कम आउट टू बी M2। करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पानी डाला अब उसी डेंसिटी बॉटल में और अब उसको जो स्टॉप कॉर्क थी उसको हमने प्लग कर दिया। जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल जाएगा, उसको प्रॉपरली हम ड्राई करेंगे साइड से और अब उसका हम वेट करेंगे, मास करेंगे, तो मास आ जाएगा M2। अब जिस लिक्विड का जो एक अननोन लिक्विड है तो उसका मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस डेंसिटी बॉटल को एम्प्टी करेंगे और एम्प्टी करने के बाद अच्छे से ड्राई करके अब वो लिक्विड डालेंगे और लिक्विड डालने के बाद अगेन स्टॉप कॉर्क लगाएंगे, स्टॉपर लगाएंगे, एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर आ जाएगा, उसको प्रॉपरली हम ड्राई करेंगे और अब इसका भी मास कर लेंगे। तो हमारे पास तीनों मास आ गए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ वाटर? ठीक है, तो मास ऑफ वाटर इज मास ऑफ वाटर इन डेंसिटी बॉटल, मास ऑफ लिक्विड इन सॉरी डेंसिटी बॉटल। तो बेसिकली ये वो मास है जब पानी डेंसिटी बॉटल में है विच इज M2 एंड दिस इज द मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल। तो M2 माइनस M1। वहीं पर लिक्विड का मास भी कुछ ऐसे ही निकलेगा। तो हमने सेम ही डेंसिटी बॉटल इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम दो अलग अलग यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उनका जो मास हो वो अलग अलग हो, तो इसीलिए हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं टू keep it simple, right? So M3 minus M1, right? Now what will be the relative density? तो relative density को हम RD लिखते हैं। So relative density of liquid, what will be the quantities that we will put? So it will be M3 minus M1 over M2 माइनस M1। तो यही हमने पहले पढ़ा कि जो मास है ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, राइट, ओवर द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बस हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मान लो यहाँ पर M1 आया है 20 ग्राम्स, M2 आया है 30 ग्राम्स और M3 आया है 40 ग्राम्स। तो व्हेन वी विल पुट दीज वैल्यूज़ तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी उस लिक्विड की।
correct? So this is how we are going to find it out using the density bottle, right? Now the density of a substance in its different states, तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, वैसे तो हमें पता है कि 4 होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, करेक्ट? वहीं पर लिक्विड में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट? तो ऐसा ही कुछ हमने मॉलिक्यूलर मॉडल्स पढ़े हैं ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो होता क्या है बेसिकली, जितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब होता है कि सॉलिड्स आर मोर डेंस, ठीक है? तो मतलब इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं पर लिक्विड्स लेस डेंस होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े और दूर होते हैं। वहीं पर गैसेस जो होती हैं वो लीस्ट डेंस होती हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे हम इधर को जाते जाएंगे डेंसिटी विल इंक्रीज। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बुक में ना एक टेबल होगा जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटीज देके रखी होंगी, तो वो सारी एक बार यू जस्ट गो थ्रू, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, जस्ट गो थ्रू दैट टेबल, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन भी वही है जो हम बहुत कॉमनली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज आइस, वाटर एंड स्टीम। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो आइस है, आइस क्या है? सॉलिड है, तो इसकी डेंसिटी है 0.917 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर वाटर की हमें पता है, वाटर की कितनी होती है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्टीम की, यहाँ पर स्टीम की है 0.00057 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने बोला कि सॉलिड ज़्यादा डेंस होते हैं, बट इस केस में लिक्विड ज़्यादा डेंस है और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है, मतलब कम है, नॉट काफ़ी कम है, बट कम है एज कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है? लिक्विड स्टेट से ज़्यादा सॉलिड स्टेट की डेंसिटी कम है। Okay, let us now move on to our questions. So question number 1 is, a block of glass is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and has a thickness of 2 centimeters. Find its density if its mass is 7.5 grams. So हमेशा ध्यान रखना 1 gram per cubic centimeter is equal to 1000 kilogram per cubic meters. So this is in CGS and this is in SI, ठीक है? तो यूनिट्स हमें सेम चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो हमें ब्लॉक दिया गया है उसका हमें वॉल्यूम की डायमेंशंस दी गई हैं, राइट? तो गिवन टू अस इज द लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर, breadth that is 25 सेंटीमीटर एंड हाइट और थिकनेस दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास वॉल्यूम आया है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच मीन्स इट इज 30 इंटू 25 इंटू 2. So it is going to be 30 multiplied by 50, so it is 1500 cubic centimeters, ठीक है? तो ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम। लेकिन जो हमें मास दिया गया है ना वो SI में है, तो यहाँ पर मास जो है दैट इज 7.5 kgs। तो ऐसा करते हैं कि अपने kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना होता है? सो 1 ग्राम्स इज इक्वल टू, या फिर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो जहाँ पर किलो वर्ड आता है, किलो, तो वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मास m इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा? करो इसको सिंप्लीफाई। मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो भी रहे हों तो वो ना हो। सो मास मेरे पास आ गया 7500 ग्राम्स, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द मास? इट इज 75 grams and what is the volume? It is 1500 cubic centimeters, ठीक है? करो इसको सिंप्लीफाई, तो how much? 15
5s are 75, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो द डेंसिटी, जो आंसर हमें निकालना था वो अब हमारे पास आ चुका है, राइट। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Coming on to our next question. So the question is, a piece of iron when immersed in water taken in Eureka can displaces 25 milliliter of water. तो इसका मतलब यहाँ पर हमें जो given है that is the volume of water and the volume of water is 25 milliliter, जिसको हम 25 क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, राइट। अब दूसरा हमें यहाँ पर बोला गया है द मास ऑफ वाटर विच इज़ गिवन टू अस इज़ 195 ग्राम्स। तो हमें डेंसिटी निकालनी है, राइट। सो नॉट वाटर बट दिस इज़ फॉर आयरन, राइट। तो ये आयरन का हमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब हमें यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है आयरन की, दैट टू इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो सब कुछ CGS में दिया है लेकिन आंसर हमें SI में चाहिए। तो सबसे पहले इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर हम इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 195 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा किलोग्राम आ जाएगा। सो इट विल बी 0.19 किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर्स है इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इज़ दैट करेक्ट? सिंपल। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कन्वर्जन होती है दैट इज़ 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना क्यूबिक है, तो इसका मतलब है क्यूब मतलब कि ये दो ज़ीरोज़ और दो ज़ीरोज़ और, सो दिस मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 6 क्यूबिक मीटर्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो -6 सॉरी, राइट। तो अब यहाँ पर डेंसिटी में ये जो वॉल्यूम है फॉर्मूला में ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको पुट करो। सो इट इज़ 195 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब, राइट। तो करो इसको सिंप्लीफाई। सो इट विल बी 195 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ थे, यहाँ पर थे 6 ज़ीरोज़, सो 2, ठीक है। मैंने 6 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ ओके, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। ओके, सो दिस इज़ 200, ओके। सो 8700। तो मेरा जो आंसर आया है दैट इज़ 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आपका आंसर क्या आया है मुझे जल्दी से बताओ। यहाँ पर तो सिंपल कन्वर्जन थी, ठीक है। कैसा था कि 195 है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल था तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे क्या था 25 और ये नेगेटिव था, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाता तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके 6 ज़ीरोज़ लगा लिए और सिंपली उसके बाद मैंने सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, दैट्स इट, राइट। तो आपका क्या आंसर आया है मुझे ज़रूर बताना। द नेक्स्ट इज द डायमेंशंस ऑफ अ हॉल आर 1 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर। इफ़ द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ दिस, व्हाट इज़ द मास ऑफ द एयर। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा। हमें गिवन है डेंसिटी, सो डेंसिटी इज़ 1.11 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जो हमें डायमेंशंस मतलब हमें जो वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके फाइंड कर लो। सो 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 7 5 ज़ार 35, सो 350 क्यूबिक मीटर्स हो गया। अब वॉल्यूम भी है डेंसिटी भी है, तो करो वैल्यूज़ को पुट। सो फॉर्मूला को हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू d इंटू वी। तो m इज इक्वल टू व्हाट इज़ d इज़ 1.11 एंड व्हाट इज़ v, इट इज़ 350, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया,
करेक्ट। तो अब करो इसको सिंप्लीफाई, क्या आंसर आएगा आपके पास? सो 35, तो मल्टीप्लाई करो। ओके 5 1 ज़ा 5, ओके सो 3 3 3, राइट। सो 8 8 3, ओके। तो मेरा आंसर आ रहा है 885 डिवाइडेड बाय 10। सो माय आंसर इज 388.5 किलोग्राम्स। ठीक है, किलोग्राम कैसे आया? डेंसिटी के यूनिट्स क्या है? डेंसिटी के यूनिट है ये, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के यूनिट से। ठीक है, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा सिर्फ किलोग्राम। तो मेरा जो आंसर आया है दैट इज दिस। तो मुझे जल्दी से बताना आस्क क्वेश्चन सेक्शन में कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक अप आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन दिया है, उसकी डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मास ऑफ एम्प्टी बॉटल इज गिवन टू अस। देखो हमने डेंसिटी बॉटल पे हमने एक्टिविटी की थी, तो एक्टिविटी के बेसिस पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब सोचो कि अगर बिल्कुल वैसा क्वेश्चन ही आ जाए तो क्या करेंगे? तो मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल हम सबसे पहले मेजर करते थे, हमने यहाँ भी किया। सो दिस इज M1। ठीक है, M1 M2 M3 हम सिर्फ इसलिए लिखेंगे ताकि हमें वो एक्टिविटी के हिसाब से रिकॉल हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दूसरा आता है मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर, तो ये भी हमने किया था, इसको हमने M2 बोला था। फिर अब हमने पानी को निकाल के अच्छे से ड्राई करके उसको अब हमने उसमें क्या डाल दिया था? अपना सब्सटेंस डाल दिया था या सॉल्यूशन डाल दिया था, तो दैट केम आउट टू बी M3। तो इसका मतलब है कि अब हमें डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो हमें वो D = m/v फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? M3 - M1, तो कितना हो जाएगा? 54 - 22 कितना होता है? तो करो 54 - 22, सो इट इज़ गोइंग टू बी 32 ग्राम्स। ठीक है, दूसरा जो हम निकाल रहे हैं दैट इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो कितना है? M2 - M1। M2 - M1 क्यों? M1 को हमेशा क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि पानी का और ब्राइन सॉल्यूशन का जो मास है ना वो बॉटल के साथ यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस कर रहे हैं कि अब हमें बॉटल का मास नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन का मास चाहिए। सो इट विल कम आउट टू बी 28 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या हम इसे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं? सोचो, रिलेटिव डेंसिटी को हम ये बोलते थे कि इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी कि इट इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर द मास ऑफ द वाटर। ठीक है, मतलब समथिंग ऐसे RD = मास of 1 cubic centimeter of substance over the mass of 1 cubic centimeter of water। तो क्या हमारे पास वो है? ऑफ कोर्स है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं। सो दिस इज 32/28। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस विल कम आउट टू बी दिस। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने यूनिट्स नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? जल्दी से बताओ। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी के कोई यूनिट्स होते ही नहीं हैं, ये एक रेशो है सेम ही क्वांटिटीज़ के बीच की। ठीक है, अब बचता है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डेंसिटी ऑफ 1 cubic centimeter of water. So relative density is 1.14, and what is the density of 1 cubic centimeter of water? It is 1 gram per cubic centimeter. So it will come out to be the same value, but now this value has some units. ठीक है, सिंपल था, सबको समझ आया? और भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।